हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 7th विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024 के मॉडल पेपर का संपूर्ण हल। वार्षिक परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र में समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक रहेगा 70 अंक। निर्देश हैं, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। 4 उत्तर दिए हुए हैं, इनमें से एक उत्तर सही है जिसका प्रथम क्रमाक्षर सामने कोष्टक में लिखना है। 4 उत्तर पढ़ लेते हैं। ए अमरबेल, ब गुड़हल, से घटपर्णी अर्थात पिचर पादप, द गुलाब। सही उत्तर है से घटपर्णी या पिचर पादप। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी या पिचर पादप। प्रश्न संख्या 2, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है ए आमाशय, ब ग्रसिका, से क्षुदांत्र, द वृहद आंत्र। सही उत्तर है द वृहद आंत्र। प्रश्न संख्या 3, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय तांबे अर्थात कॉपर की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है ए तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ब ऐसी कढ़ाई देखने में अधिक सुंदर लगती है, से स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, द स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। सही उत्तर है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, से ऑप्शन यहाँ सही है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ए अंगूर में, ब कच्चे आम में, से इमली में या द उपरोक्त सभी में। सही उत्तर है द उपरोक्त सभी में। 5वां प्रश्न, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके ए फेफड़ों द्वारा, ब क्लोमों द्वारा, से श्वास रंध्रों द्वारा या द त्वचा द्वारा। सही उत्तर है से श्वास रंध्रों द्वारा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसकी चाल तीव्र है। ए घोंगा, ब गिलहरी, से चीता, द बाज। सही उत्तर है द बाज। प्रश्न संख्या 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ प्रश्न दे रखे हैं जिनमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं, वहाँ रिक्त स्थानों को भरना है। पहला, हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। यहाँ आएगा रिक्त स्थान में स्वपोषी। हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। दूसरा, अमीबा अपने भोजन का पाचन रिक्त स्थान में करता है। यहाँ आएगा खाद्य धानी। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। तीसरा, ताप को डिग्री में रिक्त स्थान से मापते हैं। यहाँ आएगा सेल्सियस। चौथा, चींटी के डंक से प्रभाव को उदासीन करने के लिए कैलेमाइन विलयन लगाया जाता है। इसमें रिक्त स्थान होता है, इसमें जिंक कार्बोनेट होता है। 5वां, किसी भी पदार्थ का जलना एक रिक्त स्थान है। किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से सत्य या असत्य कथन छांटिए। जो कथन सही लग रहा है वो सत्य लिखना है और जो असत्य है उस पर असत्य लिखना है। तो 8वें का पहला, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। ये बताना है ये कथन सही है या गलत है। दूसरा है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। ये कथन सही है
या गलत है। तीसरा, मांस और फर्न जैसे पादप में जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये कथन बताना है सही है या गलत है। चौथा, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। पांचवा, सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है। छठा, क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं। पहला, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। ये बात सही है, ये कथन सत्य है। दूसरा, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। ये कथन गलत है। तीसरा, मांस और फर जैसे पादप में जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये कथन असत्य है, गलत है। चौथा, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। ये कथन सत्य है, सही है। पांचवा है, सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है। ये कथन सत्य है। छठा, क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं। ये बात सही है, ये कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 9, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के साथ कीजिए। कॉलम ए में शब्द हैं ईस्ट, डायफ्राम, त्वचा, पत्तियां, मछली। कॉलम बी में शब्द हैं केंचुआ, क्लोम, अल्कोहल, वक्ष, गुहा, रंध्र। इनको मिलान करना है, क्रॉस चेक करना है शब्दों को किससे जो संबंधित है उससे। ईस्ट का मिलान हो जाएगा अल्कोहल से, डायफ्राम मध्यपट का मिलान हो गया वक्ष गुहा से, त्वचा का मिलान हो गया केंचुआ से, पत्तियों का मिलान हो जाएगा रंध्र से, मछली का मिलान होगा क्लोम से। प्रश्न संख्या 10, पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? 2 अंक का प्रश्न है। उत्तर, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में पादप भूमि से प्राप्त जल तथा खनिज एवं वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने का कार्य मुख्यतः पादपों की हरी पत्तियों द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? उत्तर, पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। पित्त रस भोजन में उपस्थित वसा के पाचन में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 12, हम मुड़े हुए पाइप से जलती हुई मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाते हैं? उत्तर, चूँकि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, इस कारण मोमबत्ती की लौ से उत्पन्न प्रकाश मुड़े हुए पाइप में से गमन नहीं कर पाता। फलस्वरूप हम मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को नहीं देख पाते। प्रश्न संख्या 13, किसी पुष्प के जनन अंगों को नामांकित कीजिए। ये हैं पुष्प के जनन अंग, नर के जनन अंग और पुष्प के स्त्री जनन अंग। प्रश्न संख्या 14, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। चाल की परिगणना करनी है। उत्तर, चूँकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ दूरी दे रखी है 240 किलोमीटर तथा समय दे रखा है 4 घंटे। अतः चाल के सूत्र में इन दूरी और समय के मानों को रख देते हैं। तो दूरी हो गई 240 किलोमीटर, समय हो गया 4 घंटे। चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः रेलगाड़ी की चाल हो गई 60 km/h, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रश्न संख्या 15, वायु के संघटन को एक वृत्तारेख द्वारा दर्शाइए। यह वृत्त आरेख द्वारा
वायु के संगठन को दर्शाया गया है, जिसमें नाइट्रोजन 78% दिख रही है, ऑक्सीजन 21% है और अन्य गैसें 1% हैं। प्रश्न संख्या 16, जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था? उत्तर, जब लोलक घड़ियां नहीं थी तब पूरे विश्व में समय को मापने के लिए अलग अलग तरीके काम में लिए जाते थे, जैसे धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इत्यादि विभिन्न तरीकों से समय को मापा जाता था। प्रश्न संख्या 17, चालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर लिखिए। उत्तर, चालक तथा कुचालक पदार्थों में निम्न अंतर हैं। पहला अंतर है चालक, जो पदार्थ अपने से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं, और कुचालक, जो पदार्थ अपने से ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। दूसरा चालक एल्यूमिनियम, आयरन अर्थात लोहा तथा कॉपर अर्थात तांबा इत्यादि ऊष्मा के चालक हैं। कुचालक प्लास्टिक तथा लकड़ी ऊष्मा के कुचालक हैं। प्रश्न संख्या 18, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। उत्तर, अम्ल और क्षारकों के बीच के अंतर निम्न प्रकार हैं। पहला, अम्ल क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा, इन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। जो अम्ल होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, और क्षारकों की प्रकृति होती है क्षारकीय। प्रश्न संख्या 19, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उत्तर, किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से अर्थात NaOH से, तब बनेगा सोडियम क्लोराइड और साथ में H2O और ऊष्मा का उत्पादन होगा। प्रश्न संख्या 20, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? यह किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्तर, क्रिस्टलीकरण किसी पदार्थ की शुद्ध तथा बड़ी माप की क्रिस्टलों को उसके विलयन से प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 21, बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ के बारे में समझाइए। उत्तर, बंद विद्युत परिपथ, जैसे ही स्विच ऑन होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूर्ण हो जाता है। इससे पूरे परिपथ में तुरंत ही विद्युत प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति को बंद परिपथ कहते हैं। खुला विद्युत परिपथ, जैसे ही स्विच ऑफ होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक का परिपथ टूट जाता है। इससे पूरे परिपथ में विद्युत का प्रवाह रुक जाता है। इसी स्थिति को खुला परिपथ कहते हैं। प्रश्न संख्या 22, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? इसके द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल दर्पण का कोई एक उपयोग बताइए। उत्तर, अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अवतल धंसा हुआ हो, ऐसे गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, परंतु यदि बिंब को अवतल दर्पण के बहुत पास रखने पर प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है। अवतल दर्पण अनेक जगह काम में आता है, जैसे डॉक्टर्स द्वारा आँखों, कानों तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का चित्र देख लीजिए। प्रश्न संख्या 23, वनों के महत्व के बारे में लिखिए। 5 अंक का प्रश्न है। उत्तर,
वनों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। जैसे वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वन अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, वन अपने आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बना रखने में सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं और मृदा अपरदन को रोकते हैं। वन औषधियों, पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के भी स्रोत हैं। हमें वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 24, 5 अंक का प्रश्न है। वाहित मल में कौन कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं? इन अशुद्धियों को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर: वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। यह द्रव रूपी अपशिष्ट है। यह सामान्यतः एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। कार्बनिक अशुद्धियाँ: मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। अकार्बनिक अशुद्धियाँ: नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं। पोषक तत्व: फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जीवाणु, हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले। अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले। प्रश्न संख्या 25, एक क्रियाकलाप द्वारा समझाइए कि आलू की आँख से नया पादप अंकुरित हो सकता है। 5 अंक का प्रश्न है। उत्तर: प्रश्नानुसार क्रियाकलाप को समझने के लिए सर्वप्रथम एक आलू लेकर उसे इस प्रकार के टुकड़े करेंगे कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम एक आँख अवश्य रहे। अब आलू के इन टुकड़ों को मिट्टी में दबा देंगे तथा कुछ दिनों तक उस जगह पर पानी डालेंगे। चित्र में देखते रहिए। कुछ दिनों के बाद आलू के टुकड़ों को मिट्टी से बाहर निकाल लेंगे। तब हम देखते हैं कि प्रत्येक टुकड़े में आँख से अंकुर विकसित हो गए हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप से हम समझ सकते हैं कि आलू की आँख से नया पादप अंकुरित हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ में प्रश्न पत्र का ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।